21वीं सदी के अनुकूल इस देश को तैयार किया गया भाइयों, तैयार किया गया। एक ऐसी कोशिश की गई कि जिसके कारण हमें लगे कि हाँ हम 21वीं सदी में पैर रख रहे हैं। किया तो क्या किया भाइयों बहनों, मैं उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन पूरी 20वीं सदी में आजादी का वो 50 साल का कालखंड बर्बाद कर दिया गया। देश को आशा थी कि कोई पढ़े लिखे महाशय आएंगे, राजनीतिक कल्चर के बाहर से व्यक्ति आएंगे, कांग्रेस की बुराइयों से जिनकी आदत नहीं बिगड़ी ऐसे व्यक्ति आएंगे, और देश मानता था कि शायद देश का भला हो जाएगा। लेकिन 10 साल का लेखा जोखा लें तो भाइयों बहनों, हिंदुस्तान को आजाद होने के बाद इतने बुरे दिन पहले कभी नहीं आए जितने इस 10 साल में इस देश को देखने पड़े हैं। सारी इंस्टीट्यूशंस, सारी संवैधानिक संस्थाएं उनको बेकार बना दिया गया। सत्ता एक ऐसी जगह पर केंद्रित हो गई जहां जवाबदेही नहीं थी। लोकतंत्र में ऐसी स्थितियां नहीं चल सकती। लोग मुझे पूछते हैं, कांग्रेस ने तो बर्बाद किया, मोदी जी आप क्या करेंगे? हम इन बुराइयों को मिटाने का काम सबसे पहले करेंगे। संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री का कार्यालय हो, प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, डिसेंट्रलाइजेशन में हम विश्वास करते हैं, विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। लोगों को अवसर दिया जाए, जवाबदेही तय हो, तभी तो प्रगति होगी। आज आपके गोवा में इतनी बड़ी बेरोजगारी आई क्यों? सारी अर्थव्यवस्था चरमरा क्यों गई? यहां के जीवन में माइनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। नौजवानों को रोजगार का अवसर, राज्य की तिजोरी को पैसे पाने का जगह, माइनिंग का महत्व कम नहीं है। और माइनिंग सिर्फ माइनिंग के लिए नहीं होती है, सारी इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए एंड रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन अगर रॉ मटेरियल पर ही ताले लग जाएं, माइनिंग बंद हो जाए, नौजवान बेरोजगार हो जाएं और दिल्ली की सरकार चुप बैठी रहे, सोई रहे, तो गोवा को बर्बादी से कौन बचाएगा भाइयों? और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिन लोगों को ये मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, अब कुछ महीनों का सवाल है। हम पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे, हम माइनिंग में ट्रांसपेरेंसी भी लाएंगे और माइनिंग के द्वारा देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में मक्कमतापूर्वक कदम रखने की हमारी ताकत है मित्रों। ये मुसीबत उन लोगों के लिए है जिनको हमेशा
भांति भांति के टैक्स लगाने होते हैं। आपको पता है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को लेकर के इतना तूफान मचा हुआ था, सारी फाइलें रोक दी जाती थी, रुपये पैसों के बिना काम नहीं होता था। और हमने तो इनकम टैक्स नाम सुना था, सेल टैक्स नाम सुना था, एक्साइज नाम का टैक्स सुना था। पहली बार हमारे कान पे आया कि दिल्ली में एक जयंती टैक्स चलता है। पहली बार हमें पता चला कि दिल्ली में एक जयंती टैक्स चलता है। जब तक ये जयंती टैक्स पूरा नहीं होता है, पर्यावरण में, एनवायरमेंट में फाइल इधर उधर हिल नहीं सकती, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे तो कभी ऐसे कारोबार की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे अपना तो अनुभव है नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, हम हैरान हैं, क्या स्थितियां बदली नहीं जा सकती हैं? और ये इन लोगों ने कैसी व्यवस्थाएं विकसित की है। मुझे सीमेंट के कारखानों के लिए, मेरे यहां लाइमस्टोन है, उसकी लीज देनी थी। हम नहीं चाहते थे कि कहीं से कोई बेईमानी हो। हमने भारत सरकार को लिखा, हमने कहा कि हम ये लाइमस्टोन की जो भूमि है वो हम ऑक्शन करना चाहते हैं, हराजी करना चाहते हैं। जो ज्यादा बोली बोलेगा, सरकार की तिजोरी में पैसा देगा, उसको मिलेगा। सही रास्ता है कि नहीं भाइयों? मुझे बताइए, सही रास्ता है कि नहीं है? अरे आप बताइए ना, हम तो आपको पूछ करके चल रहे हैं। सही रास्ता है ना? आपको मालूम है भारत सरकार ने क्या कहा? भारत सरकार ने कहा, मोदी ये तुम नहीं कर सकते हो। हिंदुस्तान सरकार का कानून तुम्हें ऑक्शन करने की इजाजत नहीं देता है। आप मुझे बताइए, एक सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑक्शन करके सीमेंट के कारखानों लगा करके देश के लोगों को सस्ता सीमेंट मिले, उस लिए इनिशिएटिव ले रही है। और दिल्ली की सरकार खुद तो कुछ नहीं करती, जो करना चाहते हैं उन पर भी बेड़ियां लगा देती है। देश ऐसे नहीं चल सकता। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो भारत के संघीय ढांचे को नकार रही है, यह देश जितना महात्म्य राज्यों का है, उतना ही महात्म्य देश का है। जितना महात्म्य भारत सरकार का है, उतना ही महात्म्य राज्य सरकारों का है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम भारत के संघीय ढांचे की नींव को और मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। कांग्रेस ने सत्तावादिता के कारण भारत के संघीय ढांचे को जड़ों से हिला दिया है। वे संघीय ढांचे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो एक हत्थू शासन चलाने के पक्ष में है। और भारत के सभी राज्य सरकारों की शिकायत है। अभी अभी 2 दिन पहले आपने शिंदे जी का बयान सुना होगा, भारत के गृह मंत्री का। वो कह रहे हैं, बड़ी चिंता की बात बताई है और गंभीर बात बताई है। पिछले सितंबर में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी राज्य के मुख्यमंत्रियों को। अब उन्होंने टीवी पे इंटरव्यू दिया और ये कहा है कि वो दोबारा चिट्ठी लिखेंगे। और क्या कह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले आप जवाब देंगे भैया? आप मुझे कहिए, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किसी भी गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सभी गुनहगारों के लिए एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताओ, शिंदे जी सुने। सभी गुनहगारों के लिए एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
सभी गुनहगारों के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको हैरानी होगी, भारत के गृह मंत्री, इनकी हिम्मत देखिए, वोट बैंक की राजनीति देखिए, वो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप अगर गुनहगारों को अरेस्ट करते हो तो ये देखो कि मुसलमान अरेस्ट न हो। क्यों भाई? क्या गुनहगार का के भी कोई रिलीजन होता है क्या? क्या रिलीजन के आधार पर तय होगा कि गुनहगार को पकड़े, रखे, न रखे? नियम तो यह होना चाहिए कि हिंदुस्तान का किसी भी पंथ का, संप्रदाय का, जाति का, भाषा का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। ये आपकी सोच होनी चाहिए। संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। संप्रदाय के आधार पर किसी बेगुनाह को जेल में ठूंस नहीं देना चाहिए। लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये राज्य का विषय है। श्रीमान शिंदे जी दिल्ली में बैठ करके हिंदुस्तान के राज्यों को कानून व्यवस्था के पाठ पढ़ाने का आपका हक नहीं है। ये हरकत भारत के संघीय ढांचे पर चोट पहुंचाने वाली है। लेकिन ये कारनामे चल रहे हैं और प्रधानमंत्री को मिलोगे तो पूछोगे, अच्छा ऐसी चिट्ठी लिखी है, मैं देखूंगा। ऐसे ही जवाब देते हैं। भाइयों बहनों, देश बर्बाद हुआ है, उसका यही तो कारण है। भाइयों बहनों, आजकल भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता, भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा, इस पर कुछ लोग जो कांग्रेस को बचाना चाहते हैं, जो कांग्रेस के रक्षक बने हैं, वो सवाल या निशान उठा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इतने समय तक संसद में रहे, देश के गौरवशाली कालखंड के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये भाजपा के नेता के पास इतने सालों के सार्वजनिक जीवन के बाद, इतना समय प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद, आज भी उनके पास अपना खुद का घर नहीं है। रहने को खुद का घर नहीं है। क्या हमारी प्रामाणिकता के लिए सवाल पूछे जाएंगे? झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे? भाइयों बहनों, हम सत्ता में रहने के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ देश के जन जन की सेवा करके समर्पण भाव से आज भारत माता के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं जब एयरपोर्ट पे आया तो एक डेलीगेशन मुझे मिलने आया था। गोवा के कुछ प्रतिष्ठित लोग थे। उन्होंने मुझे एक मेमोरेंडम दिया। उस बात का जिक्र हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर जी ने भी किया। उन्होंने कहा कि साहब, गोवा को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। मैं थोड़ा चौंक गया।